Hello everyone, today we'll be doing the solution for CD. Wait a second. MCQs हम खुद करेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस हम रीड करेंगे. ओह वेट, क्लोज, स्प्लिट. स्प्लिट अभी तो चलो नहीं चाहिए, बट आंसर्स भी मैच हो जाएगा इधर से. या आर वी गुड? Are we good? Let's begin. Okay. Let's highlight this. Activities of India, November 21. CB1 का पेपर कर रहे हैं, ठीक है. ओके, क्वेश्चन आ गया. अ प्रॉपर्टी ऑन वेट हाँ प्रॉपर्टी ऑन दैट कॉस्ट 12 CR, ठीक है, रिवैल्यूएट हुआ 16 पे और डेप्रिशिएट हुआ 14 पे, 2 पे. तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा? कॉस्ट था 12, रिवैल्यू हुआ 14, डेप्रिशिएट हुआ 2. तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व पे अमाउंट हमारा आता है वो कैसे पता लगेगा? इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा नेट बुक वैल्यू है NBV, दैट इज कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, दैट इज 10 CR, कॉस्ट माइनस डेप्ट, और रिवैल्यूएशन रिजर्व का वैल्यू रिवैल्यूएटेड अमाउंट माइनस एन नेट बुक वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला. तो 16 नेट है और 10 ये निकाला, तो 6 करोड़ रुपए ये हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा. ठीक है, आई होप समझ आ गया. 16 नहीं 6. पेन मोटा नहीं चल रहा, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे. कंपनी का बीटा दिया हुआ है 30% गेयरिंग रेशियो है, ठीक है. बट वट इज द इफेक्ट ऑन बीटा द कॉर्पोरेशन टैक्स इज इंक्रीज्ड? क्या फर्क पड़ेगा अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया? हमें पता है बीटा गेयर्ड इक्वल टू बीटा अनगेयर्ड, राइट, इनटू 1 प्लस डेट बाय इक्विटी का रेशियो और इनटू 1 माइनस टैक्स. यही होता है. अगर टैक्स बढ़ गया तो जो 1 माइनस टी का टर्म है वो गिर जाएगा. अगर ये गिर जाएगा ये टर्म, अगर ये फॉल हो गया तो क्या होगा? तो इससे बीटा जो है हमारा ये भी फॉल हो जाएगा, समझे? तो बीटा वुड डिक्रीज. बी, बीटा वुड डिक्रीज. मैच कर सकते हैं यहाँ से, मैच, ठीक है. विच इज नॉट ट्रू अबाउट फ्लोटिंग रेट नोट्स? यार मुझे ये नहीं पता फ्लोटिंग रेट नोट्स है क्या. आर मीडियम टर्म सिक्योरिटी इश्यूज इन, एक तो मीडियम टर्म है वो, ठीक है, और यूरो मार्केट में आती है, ठीक है. इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ फॉरेन फ्लोट विद शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये भी ठीक है. The issuer need to estimate the likely levels of future inflation interest rate by issuing the notes. तो इसका यही है कि issuer does not, यहाँ पे मतलब उसको देखना नहीं पड़ता, doesn't. तो ये ऑप्शन गलत है. और अगला lender does not require inflation risk premium. यार अब ये क्वेश्चन ना मेरे को ये था नहीं मेरे हिसाब से, ये वाला एक बार ये रीचेक करने वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है. अ पेरेंट कंपनी पी है जिसने 25% होल्डिंग है एक कंपनी ए में, एसोसिएट है वो, उसकी ध्यान रखना. ए प्रॉफिट है 10, डिविडेंड 5 दिया. हाउ मच इनकम विल अपीयर इन द पेरेंट P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी ए जो उसका एसोसिएट है? देखो भाई, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 10 करोड़, पेरेंट का होल्डिंग है 25%, इनकम टू रिकॉग्नाइज, कितना इनकम रिकॉग्नाइज हुआ? 25% ऑफ 10 करोड़, दैट इज 1/4 2.5 CR, ठीक है. तो शो क्या हो जाएगा? 2.5. डी, फोर्थ का डी करेक्ट. डिविडेंड देने से उसका कोई भी दिक्कत नहीं है. दिस इज द टोटल डिविडेंड पेड नॉट रिसीव्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बट टॉप
डाउन बजटिंग, ये भी नहीं मैंने देखा, तो ये भी रीचेक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी मैंने नहीं देखा कहीं पे। रीचेक 2025 में ये नहीं है शायद। ठीक है, अगला ही देखते हैं। प्रोजेक्ट हैज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0, इट इवैल्यूएट दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो इसको हम कैसे मानेंगे? द प्रोजेक्ट नीड टू बी रीअसेस विद हायर रेट ऑफ रिटर्न। कैसा हो सकता है? हो सकता है प्रोजेक्ट गिवन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बाय 10% एंड मे बी एक्सेप्टेबल। तो ये एक्सेप्ट हो सकता है, बट हम तो रिटर्न से नहीं, हम तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, राइट? तो आई थिंक क्वेश्चन कौन सा है? 7th। तो 7th का आंसर है बी वैसे। द प्रोजेक्ट गिव्स एन रिक्वायर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% मे बी एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है। इसमें लिखा है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है, मतलब प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट्स, तो रिजेक्ट तो नहीं होगा। शुड बी रेस्ट विद द लो रेट ऑफ रिटर्न। इससे क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बट जो हमारा प्रोजेक्ट है ऑलरेडी मीट 10% हर्डल रेट क्राइटेरिया, मतलब हम 10% को इसको रेफरेंस ले रहे हैं इधर। तो मतलब ये आ रहा है हमारे उसके अंदर, हर्डल रेट के अंदर, उसको हम रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। जहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है ये रिजेक्टेड गलत, रियरेस्ट गलत, विद हायर रेट ऑफ रिटर्न विद लोअर रेट ऑफ रिटर्न। हायर रेट से क्या होगा? बट यहाँ पे ये ऑलरेडी मीट हो रहा है, तो उसको हायर रेट तो नहीं देंगे, और ये भी गलत, तो बी ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, कैश का खर्चा, और उधारी, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री एक्सपेंस रिसीवेबल। तो ट्रेड टर्नओवर पीरियड बताना है। वेट, इसको डिलीट ही कर दो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो ट्रेड टर्नओवर पीरियड का। होता है ट्रेड रिसीवेबल बाय में क्रेडिट का खर्चा इंटू 365। तो ये आ गया 90/120 इंटू 365, 3/4, तो लगभग 204 दिन आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। 8th का बी, 8th का सी दिया हुआ है। रीचेक आंसर। क्रेडिट सेल 120 का, तो 90/120, इसका आंसर लगभग, एक सेकेंड, 90/120 लगभग ये तो बनेगा 273.75, तो 274 आएगा। तो रीचेक नहीं, आंसर सी ही है, रीचेक की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना इसका। Which of the following statement is false about economic value added EVA? EVA is measure of company financial performance। ये ठीक है, ठीक है। EVA evaluates management performance comparing net operating profit during the year to firm total cost of capital। This is true। Firm net profit exceed the firm cost of EVA as a positive। बिल्कुल ठीक है। EVA is similar to calculating internal rate of return। गलत है, क्योंकि ये दोनों अलग है बिल्कुल। तो ये रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। इसको बढ़ाया, ओके। 10th, large cash reserve may be seen as investor negative। Why? Important question। Cash may be later used for large takeover bid। Company use this during uncertain times। This is okay।
बट इट इज साइन दैट कंपनी इज नॉट यूजिंग इट्स कैपिटल एफिशिएंटली। तो ये अगर कैश रिजर्व ज्यादा है तो इसका ये नेगेटिव साइन एज पर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इसको नेगेटिव साइन की तरह देखते हैं। एक सेकेंड बस। ठीक है, ये होगा। एक क्वेश्चन रह गया एमसीक्यू। All of the share are held by executive director of ABC and they are actively involved in business. Which of the following is correct? Problem associated avoid हो जाएंगी, अवॉइड हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी मेरे ख्याल। ठीक है, क्योंकि ओनर्स ही मैनेजर्स बन। डिफिकल्ट टू obtain स्टॉक मार्केट, क्यों? क्योंकि सारे शेयर उसी के पास है तो पब्लिक को, नो फॉर पब्लिक, पब्लिक को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रस्ट ऑफ ओनर एंड मैनेजर, so there is more risk of dysfunction behavior on part of director। ये क्या है? स्टेटमेंट कंसोल्ड वेयर आर नो कन्फ्लिक्ट। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर कन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो रिस्क कैसे हो सकता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आए? आई होप सो आया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट। सिक्स का ए। या एमसीक्यू डन। अब है सारे थ्योरी, थ्योरी एटलीस्ट जहाँ तक भी है। 11th है जैसे तुम्हारा। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो तुम्हारे 11th 12th 13 जो भी तुम्हारे हैं, इंसर्ट कर देता हूँ। रूल्ड, नेक्स्ट पे डालते हैं। ओहो, हाँ, फॉर्मूला फॉर इनकम कवर और एसेट कवर, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है ऐसे ही। 2 नंबर में हुआ, 1 2 नंबर 3 नंबर में है। 1 मिनट दो मुझे बस। इनकम कवर क्या है? प्रॉफिट ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, यानी कि एबिट, बाय में पेमेंट ड्यू टू इशू ऑफ लॉन स्टॉक प्लस ऑल प्रायर लॉन स्टॉक। ये क्या है? एसेट कवर। एसेट कवर का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस इनटेंजिबल एसेट बाय में लोन कैपिटल प्लस ऑल प्रायर चेंजेस चार्जेस। ठीक है, इसका लिमिटेशंस क्या है? एसेट कवर का, एसेट कवर नॉट कंसीडर प्रॉफिट वॉलेटिलिटी। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच लोन इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगला है इनकम कवर। ये इनकम कवर का था, एसेट लिख दिया यहाँ। अब है एसेट कवर का। एसेट may not be actual reflection of realized market value। ठीक है, इसका लिमिटेशन है। अगला दिया है कंपनी। कंपनी दी है नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब दिया है और बताना है कौन सा प्रॉफिटेबल है। एक सेकंड दो मुझे, मैं इसके स्क्रीनशॉट्स ले लूँ पहले। ट्वेल्थ,
13